ठंड में सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने वाला ससुराल। ओफो, ये अलार्म फिर से बजना शुरू हो गया। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। प्रीति अपना अलार्म बंद करके फिर से सो जाती है। अब उसकी मम्मी चाय नाश्ता लेकर उसके कमरे में आती है। अरे ओ नालायक, अब तो उठ जा। 5वीं बार तेरा अलार्म बजा है और तूने फिर से उसे बंद कर दिया। जब तुझे अलार्म बंद करके वापस सो जाना होता है और उठना ही नहीं होता तो अलार्म भरती ही क्यों है? रुक जाओ मम्मी। नहीं, चल जल्दी उठ, हमें बाहर काम से भी तो जाना है। सीमा जबरदस्ती प्रीति को उठा देती है और वो नींद में ही अपने बिस्तर पर चाय पीती है। आपको तो पता ही है मम्मी की मुझे कितनी ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए मुझे बिस्तर से उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मेरा बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता। तेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, लेकिन अब तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो तुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा। अपने ससुराल वालों के सामने इतने ड्रामे नहीं कर सकती। अगर अभी से तूने अपनी आदत नहीं सुधारी तो आगे जाकर तुझे बहुत परेशानी होगी। अब तो तेरी शादी भी होने वाली है। बस मम्मी, सुबह सुबह आप फिर से उठने के बाद लेक्चर मत दो। अब जो होगा देखा जाएगा। प्रीति को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती थी और उसका जल्दी उठने का भी मन नहीं करता था। इसी बात से उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब अगले ही महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। इसीलिए सीमा अक्सर प्रीति को समझाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर प्रीति की शादी हो जाती है विदाई के समय। मुझे ससुराल नहीं जाना। क्या बात है प्रीति, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो तुम्हें जाना ही होगा। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहती? जाना भी चाहती हूँ और नहीं भी जाना चाहती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गर्मियों में आ जाऊँ? वहाँ जाकर मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। प्रीति की इस बात पर रोहन हंसने लगता है। तुम भी ना प्रीति, बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि वो जिस बात से डर रही है उससे भी खतरनाक सरप्राइज तो उसका वेट कर रहा है। ससुराल के गेट पर पहुंचकर प्रीति के ससुराल वाले उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। आ जाओ बहू, अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। हाँ, और उसके बाद कुमकुम की थाली में अपना पैर रखना। अपनी दोनों सास के कहे मुताबिक प्रीति ऐसा ही करती है, जिसके बाद पड़ोसन मजाक उड़ाते हुए कहती है, चलो बहू, तुम्हारा स्वागत है। अब यहाँ पर तुम्हारी दोनों सास हैं, देखना तो जरा कहीं अपनी दोनों सास से तुम परेशान ना हो जाओ। अरे अभी तो हमारी बहू ने गृह प्रवेश ही किया है और तू अब से पहले हमारी बहू को डरा रही है। ये तो बहुत गलत बात है शीला तेरी। अरे मैं बहू को डरा नहीं रही, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही हूँ। कहीं पता चले कि हमारी बहू इतनी ज्यादा डर गई कि अगले दिन वो बिस्तर के नीचे ही छुप जाएगी और उससे बाहर ही नहीं निकलेगी। इस तरह हर कोई प्रीति का मजाक उड़ा रहा था। सारी रस्में होने के बाद प्रीति अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े बदल लेती है और उसके बाद रजाई में घुस जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा तो बिल्कुल भी अब रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि पूरा दिन बस आराम से सोती रहूं। बस बहुत थक गई हूं मैं। तो तुम्हें किसने कहा है बाहर निकलने के लिए? तुम आराम से यहाँ पर सो सकती हो। हाँ, मैं अभी तो आराम से सो सकती हूँ, लेकिन मुझे कल सुबह जल्दी भी तो उठना होगा। ससुराल में आने के बाद तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। उसके बाद प्रीति अपने फोन में 6 बजे का अलार्म सेट करती है और आराम से रजाई तानकर सो जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे ही उसके कमरे में उसकी नंद आ जाती है। भाभी, भाभी उठिए, अब तक आप सो रही हैं। अब चलिए जल्दी भी उठ जाइए। रिया तेज चिल्लाकर अचानक से प्रीति को उठा रही थी, जिसकी वजह से वो नींद में डर जाती है और नींद में जैसे ही वो बैठती है तो चिल्लाती है, अरे अरे, क्या हो गया? भूकंप आ गया क्या? या बाढ़ आ गई? ये क्या हो गया है? भागो भागो, जल्दी भागो। और कहाँ भागना है ये तो बता दो। अरे भाभी, आराम से, आप शांत हो जाइए। हमें कहीं भी नहीं भागना है। मैं तो बस आपको उठाने के लिए आई हूँ। आप जल्दी से उठ जाइए, बाकी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कौन इंतजार कर रहा है मेरा? ओफो भाभी, आप भी कितने सवाल पूछती हो। आपके ससुराल वाले आपका इंतजार कर रहे हैं और भला आपका इंतजार कौन करेगा? लेकिन अभी तक तो मेरा अलार्म भी नहीं बजा। मेरा फोन कहीं साइलेंट तो नहीं हो गया था, या फिर मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। इसके बाद प्रीति अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि अभी तो घड़ी में सिर्फ 4 ही बजे हैं, जिसे देखकर उसे हैरानी होती है। लेकिन रिया, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। तुमने मुझे आधी रात को क्यों उठा दिया? प्रीति की इस बात पर रिया हंसते हुए कहती है, कमाल करती हो भाभी, आप भी पता नहीं कैसे मजाक करती हो। अभी आधी रात नहीं हो रही है, बल्कि एकदम सुबह हो रही है।
अब आप बस करो, यहीं पर दुनिया जहाँ की बातें कर लोगी क्या? चलो अब जल्दी से उठकर मेरे साथ चलो। प्रीति उठकर नीचे आती है तो देखती है कि उसके ससुराल में हर कोई उठ गया था और वो सब तैयार होकर बैठे थे। पता बहू, आज तो तूने उठने में बहुत देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तेरी शादी ही हुई है और शायद काफी थकान होगी, इसीलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन कल से तुझे एकदम समय पर उठना होगा। अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। लेकिन आप सबने मुझे इतनी जल्दी तैयार करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमें कहीं जाना है क्या? नहीं बेटा, हमें कहीं नहीं जाना। हमारे घर में तो यही रिवाज है कि हम सब सुबह 4 बजे उठकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ही घर का सारा काम करते हैं। अब तुम्हें हमारे लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना है और रसोई में जाने के लिए उसके पहले तुम्हें तैयार तो होना ही होगा, क्योंकि रसोई में बिना नहाए नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा, और हमें फिर पूजा भी तो करनी है। बिना पूजा किए हमारा शरीर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें नहा धोकर तैयार होकर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। बिल्कुल, हमारी तो बचपन से ही आदत है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, हम सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ करते हैं और फिर ही कोई दूसरा काम करते हैं। इसलिए भाभी तैयार हो जाओ, अब से आपको रोज सुबह 4 बजे उठकर तैयार होना होगा। ये बात सुनकर तो प्रीति के पांव जम जाते हैं और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मैं यहाँ पर आकर कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो प्रीति को एक और बड़ा झटका लगना बाकी था। ठीक है, मैं अभी जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ। अब प्रीति बाथरूम में जाकर देखती है तो ना तो उसे कहीं पर भी गीजर नजर आता है और ना ही कहीं पर कोई रॉड नजर आती है। कमाल की बात है, इस बाथरूम में ना तो गीजर है ना रॉड है। अब मुझे वापस जाकर उनसे पूछना होगा। जिसे देखकर वो वापस आती है। अब क्या हो गया पोता बहू, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? दादी जी, मैं तो बस यही पूछने आई थी कि बाथरूम में ना तो गीजर है और ना ही कोई रॉड है, तो मुझे गर्म पानी कहाँ से लेना होगा? अरे पोता बहू, तू भी कमाल करती है, तुझे भला गर्म पानी की जरूरत क्यों है? अब दादी नहाने जा रही हूँ तो मुझे नहाने के लिए तो गर्म पानी की ही जरूरत होगी ना। अब आप खुद बताओ, इतनी सर्दी में तो मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी। बिल्कुल सही समझा तूने, तुझे बिल्कुल ठंडे पानी से ही नहाना होगा। प्रीति ने तो बस ये मजाक में कहा था और उसकी दादी सास ने कहा कि उसे सच में ही ठंडे पानी से नहाना है, जिसे सुनकर तीसरी बार सुबह से अब तक प्रीति का मुंह बन जाता है। मैं जानती हूँ दादी सास की आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपसे नहीं डरूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप लोग कल भी मेरे साथ बहुत सारा मजाक कर रहे थे। प्रीति बेटा, तुम्हारी दादी मजाक नहीं कर रही, वो जो कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं और एकदम सीरियस होकर कह रही हैं। हम सब हमेशा हर सर्दी में ठंडे पानी से ही नहाते हैं। हमारे यहाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम 12 मास तक ठंडे पानी से ही नहाते हैं। लेकिन इतनी भारी ठंड में ठंडे पानी से नहाने में परेशानी भी तो हो सकती है। कैसी परेशानी हो सकती है बेटा? चाची जी, हम बीमार हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम इतने सालों से ठंडे पानी से ही नहाते आ रहे हैं, आज तक हमें तो कुछ नहीं हुआ। और तुम देखना, एक बार तुम भी ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दोगी ना, फिर तो तुम गर्म पानी को भूल ही जाओगी। तुम इतनी चिंता मत करो, तुम जल्दी से ठंडे पानी से नहा कर आओ, उसके बाद तुम्हें अच्छा फ्रेश फील होगा। उसके बाद प्रीति जाती है और उसे मजबूरन ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। नहाने के बाद प्रीति को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी लग गई है। भला इतनी ठंड में भी कोई ठंडे पानी से नहाता है? आज तो मेरा सिर्फ पहला दिन है और आज मेरा ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या हाल होने वाला है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये लोग तो हर रोज मुझे ठंडे पानी से नहलाने वाले हैं। अब ठंडे पानी से नहाने के बाद प्रीति सबके साथ जाती है और वहां जाकर सभी मिलकर मंदिर में पूजा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूजा करने के बाद सभी आरती लेते हैं और उसके बाद प्रीति पूरे घर में आरती की थाल को घुमा कर लाती है।
पूजा पाठ करने के बाद घर के बाकी सदस्य अब योगा करने के लिए भी बैठ जाते हैं। चल पोता बहू, हमारे साथ बाहर गार्डन में बैठकर योगा कर। क्या कहा? अब बाहर गार्डन में बैठकर मुझे योगा भी करना होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना होगा। तू तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे तूने पता नहीं कौन सा भारी सा भूत देख लिया हो। मुझे तो सच में लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा भूत देख लिया है। इससे ज्यादा खतरनाक भूत तो मेरे लिए कोई और हो भी नहीं सकता। सच में भूतों के ससुराल में ही शादी हो गई है मेरी। ऐसा भला कौन करता है? भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो इस मुसीबत से। अब प्रीति को मजबूरन अपने ससुराल वालों के साथ आधा घंटा गार्डन में ही ठंडी हवा में योगा भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। लगता है मेरी तो कुड़की ही जमने वाली है। पता नहीं यहाँ रहकर मेरा क्या हाल होने वाला है। अरे बेटा, तुम ठीक से नहीं कर रही हो, जरा अपने हाथों को सीधा करो। जी ठीक है मम्मी जी। अब इस तरह से प्रीति को सुबह सुबह बड़ा परेशान होना पड़ता है और उसके बाद वो रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो ठंड से बुरी तरह से कांप रही थी और रसोई में 5:30 बजे वो सबके लिए खाना भी बना रही थी। वो सबके लिए चाय के साथ आलू के पराठे बना रही थी। हे भगवान, मुझे तो मेरे ससुराल में पहले ही दिन जन्नत नजर आ रही है। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ से जल्दी से रफा दफा होकर भागना पड़ेगा, वरना मेरा तो यहाँ पर काम तमाम हो ही जाएगा। अब प्रीति सभी को चाय नाश्ता परोसती है और जब सब खाना खाते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा, सच में तूने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, वाकई खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का इनाम। नहीं नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं। अरे बेटा ले लो, इस तरह आशीर्वाद को मना नहीं करते। ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। बल्कि ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए तोहफा है। इस तरह सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसके बाद प्रीति भी घर का सारा काम करती है। वो पहले ठंडे पानी से पोछा लगाती है, उसके बाद ठंडे पानी से कपड़े धोती है। फिर जब प्रीति छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो आज तो कितनी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकली है। ऐसी धूप में तो बैठकर मजा ही आ जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ। बहुत देर से इतने ठंडे पानी में काम कर रही थी। एक तो सुबह जल्दी उठी थी तो थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है। अब प्रीति थोड़ी देर धूप में बैठी थी और कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। तभी वहां पर उसकी दोनों सास आ जाती हैं और उसे उठा देती हैं। प्रीति बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज से प्रीति की नींद टूट जाती है और वो मन में कहती है, मैं तो यहाँ पर तांडव कर रही हूँ। लगता है बहू को धूप में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर आराम से धूप सेक रही है। आराम? इन्हें लग रहा है मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। अरे जब से इस घर में कदम रखा है, आराम शब्द तो मेरी डिक्शनरी से मिट चुका है। एक काम करो बेटा, हमें बहुत भूख लग रही है, तुम हमारे लिए दोपहर का लंच बना दो। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद प्रीति सभी के लिए लंच का खाना बनाती है और इस तरह शाम हो जाती है। फिर शाम को भी प्रीति घर का बाकी काम करती है और रात को सभी को खाना खिलाकर देर रात को काम करके अपने कमरे में जाकर लेटती ही है कि तभी हाय राम, मेरी कमर तो बुरी तरीके से टूट गई है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरा मन कर रहा है अब मैं अच्छे खासे 24 घंटे के लिए सो जाऊं। क्या प्रीति, तुम भी कैसी बातें करती रहती हो? भला 24 घंटे भी कोई सो सकता है? हाँ बिल्कुल सो सकता है, मैं सो सकती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन कोई मुझे यहाँ पर सोने नहीं देगा। मुझे तो यहाँ पर हर कोई सुबह 4 बजे ही उठा देगा। एक बात बताइए, ये सुबह 4 बजे उठने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ? हमारे घर में तो ये बहुत स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। हम अपने दादा दादी को भी देखते थे, वो भी हर रोज सुबह 4 बजे उठते थे और चाहे सर्दी हो या गर्मी ठंडे पानी से ही नहाते थे। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? खुद को इतना टॉर्चर क्यों करना है? क्योंकि इससे शरीर एकदम स्वस्थ और ताजा रहता है और पूरा दिन काम करने में भी बिल्कुल सही होता है। उसके बाद सभी सो जाते हैं और रात के 12 बजे जब प्रीति अपने आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी तब उसके कमरे में उसकी बड़ी नंद आती है। भाभी भाभी जरा उठ जाओ। अब प्रीति फिर से हड़बड़ाकर उठ जाती है। आज कौन सा तूफान आ गया है? अब फिर से हमें भागना है क्या? या फिर से सुबह के जल्दी 4 बज गए हैं और मुझे उठकर फिर से ठंडे पानी से नहाना है? नहीं नहीं भाभी, अभी सुबह के 4 नहीं बजे, अभी तो सिर्फ रात के 12 ही बजे हैं। तो फिर तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? क्योंकि भाभी आपको पता है ना, मैं नाइट शिफ्ट में वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और मुझे इस समय बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो इसलिए आप प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है।
यानी क्या मुझे रात को भी तुम्हारे लिए काम करना होगा? सुबह 4 बजे उठकर तो मैं काम करती ही हूँ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाभी, हमारे घर का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अब प्रीति को रात को 12 बजे उठकर भी स्नेहा के लिए खाना बनाना पड़ता है। वो अब स्नेहा को रात को 12 बजे ठंड में खाना बनाकर देती है। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी सुबह की नींद तो उड़ा ही दी थी, अब रात की भी नींद उड़ा दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही पागल हो जाऊंगी और एक पागल खाने में मिलूंगी। अब प्रीति स्नेहा को खाना बनाकर देती है और उसके बाद वापस कमरे में सोने जाती है। तो रात के 1:30 बज रहे थे। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए जल्दी ही लेट कर सो जाती है। लेकिन फिर से वो जल्दी ही सुबह के 4 बज जाते हैं और जब उसे उठाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंख भी नहीं खुलती। देखो प्रीति, उठ जाओ, 4 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। हाँ तो मुझे सोने दो ना, मुझे उठा क्यों रहे हो? क्या यहाँ पर कोई मुझे भी चैन से सोने दे सकता है या नहीं? कृपया करके मुझे सोने दो। देखो उठ जाओ, वरना आज मम्मी चाची सब तुम्हारे कमरे में तुम्हें उठाने के लिए आ जाएंगे। देखो प्लीज मुझे सोने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रीति गुस्से में रोहन को तो फटकार देती है, लेकिन तभी वहां पर शांति आ जाती है और प्रीति को उठाती है। प्रीति बहू उठ जाओ, अब तक तुम उठी नहीं, हम सब उठकर तैयार भी हो गए हैं। शांति की आवाज सुनकर प्रीति फट से उठ जाती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। अगर वो शांति की बात नहीं मानेगी तो फिर उसकी सास तो उसे अच्छे से सुना देगी। बस इसी बात की वजह से प्रीति जल्दी से उठ जाती है। उसके बाद वो डरते हुए सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं कर रहा। मैं नहाना रहने भी दे सकती, लेकिन मुझे पूजा में बैठना है और वहां पर मैं बिना नहाए नहीं बैठ सकती, वरना गलत हो जाएगा। अगर पूजा नहीं करनी होती तो मैं झूठ बोल देती कि मैं नहा ली हूँ। अब प्रीति बहुत ही बड़ी कश्मकश में फंस चुकी थी। उसका बिल्कुल भी ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं था, खासकर सुबह 4 बजे उठकर, वो भी इतनी ठंड में। लेकिन फिर भी प्रीति जैसे तैसे करके ठंडे पानी से नहा ही लेती है। अब ठंडे पानी से नहाने के बाद प्रीति सबके साथ बैठकर पूजा करती है। पूजा करने के बाद फिर से हर रोज की तरह उसे बाहर गार्डन में योगा करना पड़ता है। अरे पोता बहू, जरा ढंग से योगा कर। तू तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे शरीर में जान ही नहीं है। देख मुझे, मैं 70 साल की नौजवान हूँ और तुझसे ज्यादा अच्छा योगा कर रही हूँ। जरा ढंग से हाथ पैर चला। दादी जी, मैं कर रही हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। अरे बहू, तू ठीक से कर रही होती तो हम तुझे टोकते भी नहीं। चल अब जल्दी से कर और सब अच्छे से कर। इस तरह प्रीति को हर रोज सुबह ठंड में 4 बजे उठना पड़ता था और फिर ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, जिसके बाद फिर सब उसे योगा भी करवाते और फिर उसे घर का बाकी काम भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। एक दिन प्रीति बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। बाप रे, आज तो कितनी ज्यादा सर्दी है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम से सीने को चीरते हुए जा रही है। ऊपर से इतनी ठंड में घर का काम और सुबह 4 बजे उठना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। सच में मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सब्जी वाले के पास प्रीति जाती है और उससे सब्जी लेती है। भैया, मुझे 1 लीटर टमाटर, 1 लीटर आलू और 1 लीटर प्याज दे दो। अरे बहन जी, आप यहाँ पर दूध लेने आई हैं या सब्जी लेने आई हैं, जो लीटर में तोल करवा रही हो? हाँ भैया, जो भी बोलते हैं। 1 लीको टमाटर दे दो। अरे बहन जी, वो लीको नहीं होता, किलो होता है। हाँ भैया, जो भी है दे दो, बस जल्दी से। आप समझ गए ना मेरी बात? मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जल्दी करो प्लीज। इस तरह प्रीति नींद में ही जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से सब्जी ले लेती है और उसके बाद घर आ जाती है। जब वो घर आ रही थी तब रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिलती है। तब वो प्रीति को नींद की हालत में देखते हुए कहती है, अरे प्रीति बहू, क्या बात है? मुझे तो तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, तेरे ससुराल वाले तुझे सोने नहीं देते क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। रहने दो बहू, काहे को झूठ बोलती हो? मैं तेरे को ऊपर से देखती हूँ कैसे तेरे ससुराल वाले तुझे भी सुबह 4 बजे उठा देते हैं और तुझसे भी बाहर आंगन में योगा करवाते हैं। मैं सब जानती हूँ तेरे ससुराल वालों को अच्छे से। इनकी तो इतने सालों से यही आदत है। इतने साल हो गए लेकिन आज तक इनकी आदत नहीं सुधरी। बस आंटी जी, क्या बताऊं, अब कुछ नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठकर सब काम करना बहुत अच्छा रहता है, बस इसीलिए उठ जाती हूँ मैं भी। अब तो मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। तब शीला खुद से कहती है, हाँ, मैं सब जानती हूँ इस बहू को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करके गई। अरे अगर कोई बहू हमारे सामने बुराई नहीं करेगी तो हमें बातें कहाँ से मिलेंगी? इतना कहकर शीला घर के अंदर चली जाती है
और जब प्रीति घर के अंदर जाती है तब सभी घर वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेटा एक काम करो, तुम हमारे लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता बना दो। तुम एक काम करना, चाय के साथ बढ़िया से गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मा गर्म समोसे बना देना। इतनी गर्मी में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय खाकर तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े सर्दी में तो खाकर मजा ही आ जाता है। और तुम तो बहुत ही अच्छे पकौड़े और समोसे बनाती हो। बहू अब तुम हमारे लिए जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। जी ठीक है पापा जी, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। इतना कहकर प्रीति रसोई में जाती है और पकौड़े बनाने के लिए आलू गोभी प्याज टमाटर सब्जी काटना शुरू करती है और उसके साथ वो मैदे का आटा भी लगा देती है ताकि वो समोसे बना सके और कुछ आलू भी उबालने के लिए रख देती है। प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। इतने दिनों में वो 4 बजे का जल्दी उठने का रूटीन करके प्रीति का नींद का सिस्टम ही पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। हे भगवान, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, खुद तो पूरे दिन में सो जाते हैं और मुझे पूरा दिन बस काम बताते रहते हैं। एक तो मेरी वर्क फ्रॉम होम वाली ननद की वजह से मैं रात को भी नहीं सो पाती हूँ। मैं क्या करूँ राम। इस तरह दुखी होकर प्रीति जैसे तैसे करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। सब बड़े मजे से चाय नाश्ता करते हैं। अरे वाह, चाय नाश्ता करके तो बड़ा मजा आ गया। सच में ही ये बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ बिल्कुल, बहू ने तो चाय समोसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। सर्दी में चाय के साथ बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े, ओ हो, क्या कॉम्बिनेशन है। हमारी पोता बहू के हाथों में तो जादू है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है हमारी बहू। ये सब कमाल सिर्फ सुबह 4 बजे उठने का है और क्योंकि वो ठंडे पानी से नहाती है इसलिए सारा काम अच्छे से कर पाती है। हाँ जरूर, 4 बजे उठने से तो मैं कोई 30 माँ खां बन जाती हूँ ना, जो अपने आप ही सारा काम हो जाता है और सब काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अरे कैसे पागल ससुराल वाले हैं मेरे, एक तो सुबह जबरदस्ती 4 बजे उठा देते हैं, ऊपर से ठंडे पानी से नहलाते हैं, उसके बाद मेरी मेहनत का सारा क्रेडिट सुबह उठने पर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इनका लॉजिक कहीं भी। उसके बाद प्रीति बेचारी पूरा दिन घर का सारा काम करती है और रात को सभी के लिए खाना बनाकर जब वो सो जाती है तो फिर से रात को 12 बजे उसकी बड़ी नंद उसके कमरे में आती है और उसे उठाती है। अरे भाभी उठे भी जाओ, रात के 12 बज रहे हैं। आपको भी हर रोज मुझे कमरे में आकर ही उठाना पड़ता है। प्रीति नींद में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अचानक से भौचक्का होकर उठती है। अरे अरे क्या हो गया, तो मुझे बार बार हर रोज रात को 12 बजे क्यों उठा देती हो आकर। हाय रब्बा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे भाभी ये भी कोई बताने वाली बात है। आपको पता तो है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और मुझे रात को 12 बजे खाना और कॉफी चाहिए होती है, लेकिन अभी तक आपको आदत नहीं हुई और बार बार आपको आकर उठाना मुझे ही पड़ता है। आप प्लीज जल्दी से उठ जाओ और मुझे कॉफी दो, पहले बनाकर, उसके बाद मेरे लिए खाना बना देना। हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम, मैं आती हूँ। अब प्रीति उसके बाद उठकर रसोई में जाती है और स्नेहा के लिए खाना बनाती है और उसे कॉफी भी बनाकर देती है। वो सारा खाना लेकर उसके कमरे में जाती है जहां पर स्नेहा खुद सोफे पर बैठकर सो रही थी, जिसके बाद प्रीति उसे उठाती है और कहती है, अरे स्नेहा उठ जाओ, तुम्हारा खाना बन गया है, जल्दी से खाना खा लो और तुम नौकरी के टाइम पर सो क्यों रही हो। क्या भाभी, आपने भी मेरी नींद खराब कर दी। मेरा खाना रख देती, मैं थोड़ी देर बाद खा लेती। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नेहा के बाल पकड़कर खींचकर उसका सिर घुमाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे इस तरह उल्टा बोल रही हो। एक तो तुमने मुझे खुद नींद से उठाया था और मेरी नींद खराब की थी, और मैंने नींद खराब करके तुम्हारे लिए एक तो इतनी मेहनत से खाना बनाया, ऊपर से तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो और मुझे डांट रही हो कि मैंने तुम्हें क्यों उठाया। ऊपर से ऑफिस टाइम में सो रही हो। मुझे क्या यही काम रह गया है कि पूरी रात जाकर तुम्हारे लिए बस खाना ही बनाती रहूंगी और गर्म करती रहूंगी। अरे भाभी प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, तुम अब मुझे रोक नहीं सकती। अरे भाभी क्या हो गया, अब क्या सोचने लग गई। स्नेहा के बोलने के बाद प्रीति होश में आती है और प्रीति को समझ आता है कि ये सब वो बस सोच ही रही थी। काश मैं सच में इसके बाल खींच पाती। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। ना तो मेरी नींद पूरी होती है और ना ही मुझे चैन के 2 पल सांस लेने को मिलते हैं यहाँ पर। भाभी क्या आप बाद में मेरे लिए खाना गर्म कर दोगी। बस स्नेहा के इतना कहने की देरी थी कि प्रीति बहुत ज्यादा भड़क जाती है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम इसे चाहे खुद गर्म करके खाना, लेकिन मैं अब कुछ नहीं करने वाली। वैसे भी मुझे 4 बजे उठना है और 1:30 तो बज ही चुका है। अब मैं जा रही हूँ सोने।
अब इन सब चीजों की वजह से प्रीति का मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। अब वो दोबारा सोती है और 4 बजे फिर से उठना पड़ता है और 4 बजे उठकर फिर वही ठंडे पानी में नहाकर फिर से पूजा पाठ करके घर का बाकी काम करना पड़ता है। इस तरह से दिन गुजर रहे थे और प्रीति की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब एक दिन प्रीति अपने कमरे में सो रही थी तब उसके कमरे में शांति और सुनीता आती हैं। अरे बहू उठ जाओ, तुम भी पूरा दिन बस सोती रहती हो। सच में प्रीति बहू को तो बस पूरा दिन आराम ही करना होता है। जल्दी उठो बेटा, हमारे लिए खाना बना दो, हमें बहुत भूख लग रही है। प्रीति नींद में होती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी दोनों सास की बात सुनकर उठ जाती है और नींद में कहती है, मम्मी जी, क्या हम सुबह रोज 4 बजे उठने को स्किप नहीं कर सकते? कम से कम हम 5 बजे तो कर ही सकते हैं। एक 4 बजे का ही टाइम कोई फिक्स जरूरी थोड़ी है। 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, 5 बजे ही उठना जल्दी ही होता है। मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती। क्या हम 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते? अरे प्रीति बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम अपने इस रिवाज को नहीं तोड़ सकते। हमारी सास दादी सास भी ऐसा ही करती थी और हम भी ऐसा ही करते आए हैं, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। बिल्कुल सही कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें भी यही करना होगा। पता नहीं आजकल की बहुओं के क्या नखरे होते हैं, उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। सुनीता और शांति प्रीति को कड़वी बातें सुनाकर वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद प्रीति को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। एक तो मैं पूरा दिन लोगों का काम करती हूँ, ऊपर से रात को भी ठीक से नहीं सो पाती और सुबह भी जल्दी उठती हूँ, फिर भी इन्हें लगता है कि मैं सब ड्रामा कर रही हूँ। ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रीति नींद में और गुस्से में ही उठकर बाहर जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। अगले दिन फिर से प्रीति को सुबह 4 बजे उठाया जाता है और वो ठंडे ठंडे पानी से नहाकर आती है, जिसकी वजह से उसे ठंड लग जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा छींक आ रही है। एक काम करती हूँ, एक्स्ट्रा शॉल ले लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर बड़ा सा शॉल लेकर और सिर पर गर्म टोपा लगाकर प्रीति वहां से चली जाती है और उसके बाद रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। खाना बनाते हुए उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है और ऊपर से मेरे शरीर में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली है, शायद इसलिए शरीर दुख रहा है। लगता है मुझे पेन किलर लेनी होगी। इस हालत में भी प्रीति पहले सभी के लिए नाश्ता बनाती है, उसके बाद ठंडे पानी से बर्तन धोती है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर मैंने गलती से भी किसी को कुछ बताया या कुछ कहा तो फिर से इन लोगों को लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। इससे अच्छा है खुद ही दवाई लेकर काम चला लेती हूँ। इतना सब कुछ करके प्रीति की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी प्रीति किसी को कुछ नहीं बताती और जैसे तैसे करके घर का सारा काम करती है। पहले वो झाड़ू पोछा लगाती है और उसके बाद ठंडे पानी से कपड़े भी धोती है और सारा काम खत्म करके जब प्रीति अपने कमरे में लेटती थी तब उसे नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद, भाभी आप जल्दी से चलिए, हमारे लिए चाय नाश्ता बना दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है चलो। उसके बाद प्रीति फिर से रसोई में जाती है और वो सबके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी कि तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके गिरने की बहुत तेज आवाज जब बाहर जाती है तो सब लोग दौड़े दौड़े रसोई में आते हैं और प्रीति की इस हालत को देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, हमारी बहू को क्या हो गया? ये अचानक से कैसे गिर पड़ी? एकदम से गिर गई भाभी, तो अचानक क्या हो गया है भाभी को? अभी तक तो बिल्कुल सही थी। हमें जल्दी से भाभी को बिना देरी किए अभी के अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तब सभी प्रीति को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि प्रीति को टाइफाइड हो गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसके बाद डॉक्टर वहां पर आता है और कहता है, डॉक्टर साहब हमारी बहू को क्या हो गया है? देखिए, इनको बहुत तेज बुखार है और इनकी हालत बहुत दिनों से खराब थी। इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ गई है। मुझे लगता है कि इन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। आप मुझे एक बार इनका रूटीन बताएंगे कि सब कैसे हैं? हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से नहाते हैं और फिर हम योगा करते हैं और उसके बाद हम घर का सारा काम करते हैं। इस तरह रात हो जाती है। जब डॉक्टर को यह रूटीन पता चलता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि प्रीति रात को ठीक से नींद नहीं ले पाती क्योंकि उसे रात को 12 बजे भी खाना बनाने के लिए उठना पड़ता है, तो डॉक्टर हैरानी से सबको कहते हैं, देखिए, यह रूटीन तो बहुत ही ज्यादा खराब है और ठंड में भला इतने ठंडे पानी से कौन नहाता है? पहले जमाने की बात अलग होती थी, लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है, तो आप किसी को इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते सेम रूटीन फॉलो करने के लिए। जो चीज आपको सूट करती है जरूरी नहीं है कि वो उन्हें भी सूट होगी और फिर
उन्हें दिन में 5 घंटे की भी नींद ठीक से नहीं मिल पा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस तरह सभी को बहुत बुरा लगता है और उनकी वजह से प्रीति की आज ये हालत हो गई थी। और जब प्रीति डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है तब उसकी दोनों सास उससे कहती हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम आराम से सुबह 6 या 7 बजे उठ सकती हो। हाँ, हमें माफ कर दो, हम भी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम अपने हिसाब से सब कर सकती हो। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और प्रीति की हालत को समझते हुए अब उसके ससुराल वाले उसे 4 बजे उठने के लिए फोर्स करना बंद कर देते हैं।